वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपके सामने स्टॉक लेकर आया हूं वो अंबानी से जुड़ा हुआ है, मुकेश अंबानी से, यानी कि रिलायंस ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आप इसको रिलायंस का पेनी स्टॉक भी बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है, कोई भी स्टॉक, छोटी सी कंपनी किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़ जाए, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, रिलायंस ग्रुप हो, महिंद्रा ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ जाए, उसमें तेज़ी आना तो तय है, लेकिन क्या वो तेज़ी हमेशा रहने वाली है? स्टॉक की परफॉर्मेंस, कंपनी की हालत कोई मैटर नहीं करती है। आज जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ ना, उसकी भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें एक टाइम में की जा रही थी। मैंने इन चीज़ों को डिनाई भी किया था पहले कि आपको इतना लालच भी नहीं करना चाहिए इस स्टॉक में। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिकवर भी करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप देखिएगा स्टॉक की कंडीशन क्या हो चुकी है। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। 15 रुपये पर आ चुका है ये स्टॉक। ज़रा परफॉर्मेंस देखो, 6 महीने की 42% टूट चुका है। पिछले 1 साल में स्टॉक 45% टूट चुका है। पिछले 5 साल में 75% का पॉजिटिव रिटर्न है। और आप 2020 से अगर देखोगे इसका चार्ट तो आप देखोगे इसने 35% का करेक्शन दिखाया है। देख लो यहाँ पर क्या हालत है। और ये स्टॉक, ये कंपनी रिलायंस ग्रुप की सब्सिडरी है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है रिलायंस ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक हो, अंबानी ग्रुप से या अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक हो, या फिर टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक हो, भागना ही भागना हो। देखो बहुत सारे लोग सिर्फ रिलायंस ग्रुप के जुड़ने की वजह से स्टॉक में गए थे। भाई वो चीज़ अच्छी है, उसकी सब्सिडरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की हालत, वो सब चीज़ें भी तो देखनी पड़ती हैं। वो कौन देखेगा? अगर बिना देखे एंट्री लेंगे तो यही हालत होने वाली है। चलो अभी मैं आपको इसका एक आर्टिकल दिखाता हूँ, लेटेस्ट आर्टिकल है। कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है भाई अब स्टॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, फ्री डीमैट अकाउंट, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिएगा लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। आप देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले इसकी डेट दिखा देता हूँ। 1 मार्च सैटरडे, यानी कि कल का ही आर्टिकल है। 15 पर आया मुकेश अंबानी का शेयर, बाजार में भगदड़ के बीच बेचने की होड़। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? अंबानी की टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्री की यहाँ पर बात की जा रही है। 15 रुपये पर आ गया है, 15 रुपये 24 पैसे के आसपास। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या इसमें कुछ देखने को मिला है या नहीं। बाकी और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़, क्वार्टर रिजल्ट इसके कैसे रहे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2024 को जो क्वार्टर रिजल्ट खत्म हुआ है उसमें 273 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया है। रिलायंस ग्रुप है, सब्सिडरी है रिलायंस ग्रुप की, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होगी तो भाई चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ऐसा नहीं कि अभी हुआ इसको घाटा, लास्ट ईयर से कंपेयर कर तो लास्ट ईयर भी इसको लॉस ही था 229 करोड़ का, लेकिन अभी लॉस और ज़्यादा बढ़कर 273 करोड़ का हो गया है। बताओ अब आप, कंपनी जब लॉस पे लॉस कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या प्रॉफिट बना के देगी? लालच नहीं करना है। मैं हमेशा से ऐसे ही बोलता हूँ। अडानी ग्रुप के बहुत सारी कंपनी छोटी छोटी एक्वायर की थी, मैंने कहा ठीक है यार उस टाइम पे तेज़ी आ रही है, फ़ायदा उठा लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें फंस जाओ कि अब तो अडानी ग्रुप का है, कुछ नहीं होने वाला है। भाई कुछ नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस मायने रखती है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो चाहे अडानी ग्रुप के अंडर में भी ना हो, रिलायंस ग्रुप के अंडर में भी ना हो, टाटा ग्रुप के अंडर में भी ना हो कंपनी, तब भी आपको रिटर्न दे जाएगी। लेकिन अगर कंपनी खराब है तो रिलायंस और अडानी क्या कर लेंगे भाई? आप इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं। मुकेश अंबानी में आप देखेंगे, इसमें आलोक इंडस्ट्री में 75% जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर 25% है। और इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री है इनका जॉइंट वेंचर है, किस किस का? जेएम फाइनेंशियल, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और रिलायंस, जिसमें 40% रिलायंस के पास है और जेएम फाइनेंशियल के पास जो है वो 35% के समथिंग का। ये चीज़ें मैंने आपके साथ पहले भी डिटेल में शेयर की। अब देखिएगा मैं कुछ पॉइंट आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद हम इसके टेक्निकल पर चलेंगे, क्या कोई सपोर्ट है, कुछ चांसेस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टॉक का नाम आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, 7,627 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आप देखो इसका ROCE नेगेटिव, बुक वैल्यू भाई नेगेटिव है, ROE शो नहीं हो रहा है, स्टॉक का PE भी शो नहीं हो रहा है, फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड कहाँ से देगी, कंपनी पहले से ही लॉस मेकिंग है। बस रिलायंस का नाम सुनते ही लोग इसके पीछे आते हैं। तो आप देखिएगा प्रोज नहीं है, कौन से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं थोड़े बहुत। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो यहाँ पर, ये आप एक भी क्वार्टर देख लो, एक भी क्वार्टर दिसंबर 2021 से लेकर एक भी क्वार्टर ऐसे नहीं जहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो।
बताओ, ये अभी से नहीं है, मतलब चलो एक तो ये होगा कि भाई इसको अभी लॉस होना स्टार्ट हुआ है, ये तो पहले से ऐसी कंडीशन है इसकी, देख लो आपके सामने है। चलो ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया, ईयर ऑन ईयर क्या कहता है, अब ज़रा यहाँ पर भी देख लीजिएगा। मार्च 2016 से ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है ये, तो 10 साल से, 10 फाइनेंशियल ईयर से इसने जो लॉस करना शुरू किया था, बीच में 2 फाइनेंशियल ईयर ऐसे आए थे जहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बनी। उम्मीद जगी थोड़ी सी कि चलो अब शायद इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से 2021 से कंटिन्यू पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से इसका लॉस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का चलो लॉस घट रहा हो तब भी समझ आता है कि भाई इसमें कुछ चांसेस बन सकते हैं, बट इसका तो लॉस बढ़ रहा है, घटने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब आप ऐसे में बताओ, मतलब क्यों ही दाव लगाना। एक बार को आप रिलायंस, अडानी, ये सब छोड़ दीजिएगा इनकी पेरेंट कंपनी को, आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखो ना, पिछले 5 साल में क्या कंडीशन है। अब आप बताओ ऐसी कंपनी में दाव लगाना कितना ठीक रहेगा। कुछ लोग कहते नहीं हम तो रिस्क लेना चाहते हैं, भाई रिस्क लेने का भी एक तरीका होता है, रिस्क लेने की भी एक स्ट्रेटजी होती है, कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घुस जाओ और रिस्क ले लो। आप किसी भी स्टॉक में जाओ, बिल्कुल दिवालिया, उसकी ट्रेडिंग भी बंद हो गई है, वो कंपनी खत्म होने वाली है हमको पता है, लेकिन हम फिर भी रिस्क ले रहे हैं। वो रिस्क लेना थोड़ी है, वो तो बेवकूफ़ी हो गई ना, आप इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल रिस्क का कोई मैटर नहीं बनता है, अभी बेवकूफ़ी है यहाँ पर स्टॉक में अभी भी। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट देखो हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको इसमें एंट्री एग्जिट जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही करना है, या आप खुद से रिसर्च करो। हाँ इतना है कि अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। आपका जो भी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब इसकी सेल्स ग्रोथ भी देख लो, 10 साल, 1 साल की तो ख़राब है ही, चलो 5 साल में और 3 साल में पॉजिटिव है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप यहाँ पर, वही 5 साल 3 साल की हमें नज़र आ रही है, बाकी 1 साल की तो ख़राब है, 10 साल की शो नहीं हो रही है। स्टॉक प्राइस यार कहाँ से देगा, हालत देख लो, 3 साल 1 साल की नेगेटिव, 10 साल की 4%। इससे या तो आप FD डाल दो भाई, FD में मिल जाएगा। 5 साल की 5%, वही FD डाल दो, FD में फ़ायदा है इससे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। इसके अलावा अब यहाँ पर आइएगा, आप देखिएगा 7,600 करोड़ का मार्केट कैप है ना, 26,000 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर, 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ की कंपनी पर। इसके अलावा रिजर्व्स 21,000 करोड़ के नेगेटिव। अब कुछ लोग कहेंगे चलो इसके पास फिक्स एसेट तो है कम से कम 5,000 करोड़ के, तो वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं भाई। एक टाइम में 17,000 करोड़ के हुआ करते थे 2017 में, अभी ये 5,000 करोड़ बचे हैं और धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। और आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद है कि शायद ये ज़ीरो ही ना हो जाए अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अब वो तो बाद की बातें हो गई या नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख लो बैलेंस शीट बिल्कुल ख़राब, और इस तरह के स्टॉक्स में इसीलिए मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन होती है कि भाई दूर रहो, और जो मार्केट में बिगनर है उनको तो आना ही नहीं है इस तरह के स्टॉक्स में, भले ही कोई भी न्यूज़ हो। हम बस क्या देखते हैं, न्यूज़ आई, आर्टिकल में हमने हेडलाइन पढ़ी, रिलायंस ने एक्वायर की कंपनी, अब होगी निवेशकों की बल्ले बल्ले, बस ऐसा कुछ पढ़ा और लगा दिया। बाद में क्या हुआ आपके सामने है, देख रहे हो बैलेंस शीट कितनी ख़राब है, बस यही है। अब यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन, FIA का 2.5% स्टेक लगा हुआ है, भाई FIA से कंपैरिजन करेंगे क्या हम या DI से? आप देखो उनका 2.5% पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, उनकी 50 हज़ार करोड़ की डेली की सेलिंग हो रही है, 30,000 करोड़ की सेलिंग हो रही है, उसका 2.5% अगर किसी स्टॉक में उन्होंने लगा भी दिया, उसका 2.5% भी नहीं, उसका तो 1% भी नहीं लगता है भाई इसमें। तो आप देखो उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ पॉजिटिव चीज़ होती है कि FIA यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट अब यहाँ पर घट रहा है। आप देखो पिछले 3 क्वार्टरों से देखो, और फिर थोड़ा बहुत स्टेक लगा भी रखा है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। हाँ अगर यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में होता है कि भाई FIA अब स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हर क्वार्टर में, तो समझ में आता है शायद कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है, उम्मीद है कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई ये सब चीज़ें देखने के बाद मेरा तो पर्सनली ओपिनियन ये है कि अगर अभी भी आप इस स्टॉक में बने रहना चाहते हैं, इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई इस बात में लॉजिक नज़र नहीं आता है कि इस स्टॉक में जाना चाहिए। अब आपको क्या लगता है वो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब टेक्निकल भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा भाई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये है इसका टेक्निकल। वैसे तो हाई वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है ही, ये सपोर्ट के आसपास भी है, बट इस तरह के स्टॉक्स में सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वो काम ही नहीं करते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है इस तरह के स्टॉक्स में। तो यहाँ पर भी अगर ये सपोर्ट पर भी है तो भी मुझे कुछ नज़र नहीं आता है कि ये सपोर्ट कुछ काम कर पाएगा। हाँ एक छोटी सी न्यूज़ आई तो स्टॉक भागेगा, 15 से 20 पर भी जा सकता है, 25 पर भी, वहाँ पर स्टॉक में लोगों को लालच आएगा और बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान भी करेंगे और बाद में फंस जाएंगे। बेटर है दूर रखो,
मतलब दूरी हो जाओ भाई। मेरा तो पर्सनली ओपिनियन ये है। देखो मैं गलत हो सकता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बोला और अभी बोलूँ, दूर हो जाओ भाई, मत पड़ो चक्कर में। भले ही इसमें दोबारा तेज़ी भी आए, स्टॉक में आपको एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिले, पर मेरा फिर भी रिकमेंडेशन होगा भाई दूरी बना के रखो, उसी में फ़ायदा है। अब आपको क्या लगता है, आपके पास स्टॉक है या आपने इसको हाई लेवल पर बाई कर रखा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट कर देना, और डिसीजन लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना या फिर खुद से रिसर्च कर लेना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।